किशनगढ़ नामक गांव में सुप्रिया अपने बेटे अनिकेत और पति आदित्य के साथ रहती थी। जब अनिकेत 4 साल का था तब आदित्य उन्हें छोड़कर किसी और के साथ रहने के लिए चला जाता है। आदित्य बहुत अमीर घर से था और सुप्रिया भी बहुत अच्छे घर से थी। मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तू कलमुही करमजली। प्रिया के सास ससुर उसे आदित्य के जाने का कारण समझते थे। तब एक दिन आदित्य के पिता सुप्रिया के पापा को फोन करते हैं और वहां बुलाते हैं। सुप्रिया के ससुर सुप्रिया को बहुत उल्टा सीधा कहते हैं। देखो सुप्रिया, तुम में ही सारी कमी है, इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। तुम्हारी वजह से हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया है और अब तुम भी इस घर में नहीं रहोगी। निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारा हमसे अब कोई नाता नहीं है। ऐसा मत कीजिए बाबूजी, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे इस घर से मत निकालिए। आप मेरे बेटे के बारे में तो सोचिए, मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी? सुप्रिया, आज से तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए मर गए हैं। चली जाओ तुम हमारी जिंदगी से। सुप्रिया सबको मनाती रही लेकिन कोई नहीं माना। अंत में वह अपने बेटे को लेकर चल पड़ी। उसे कोई राह नहीं दिखाई दे रही थी। वह जंगल में पहुंच गई और एक तालाब के पास जाकर रुक गई और अपने बेटे को कहा, अनिकेत बेटा, मैं तुम्हारे लिए पीने के लिए पानी लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर बैठो बेटा। अपने बेटे को पेड़ की छांव में बिठाकर तालाब में जैसे ही पानी लेने गई, उसे सामने एक छोटा सा बतख दिखाई दिया। लेकिन वो खूबसूरत सा बतख किसी के बिछाए हुए जाल में फंस गया था। वह लगातार उस जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था। अरे, ये तो जाल में फंसा हुआ है, मुझे इसे बचाना होगा। अब सुप्रिया उस जाल से बतख को बाहर ले आती है और अपने बेटे के लिए पानी लेकर जाती है। वह बतख भी सुप्रिया के पीछे पीछे चलने लगता है। भग जाले, तू जाले अपनी जगह जहाँ तूने जाना है। अब तुम आजाद हो, मेरे पीछे पीछे मत आओ, जाओ। लेकिन बतख नहीं मानता, वह सुप्रिया के पीछे पीछे चलता रहता है। एक खूबसूरत से बतख, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? हमारे घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया है, हमारे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। ऊपर से तुम हमारे पीछे पीछे आ रहे हो, मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम जाओ, चलो अपनी राह पर जाओ। इतना सब कहने के बाद भी वह सुंदर सा बतख नहीं मानता और सुप्रिया के पीछे पीछे चलने लगता है। चलते चलते सुप्रिया एक गांव में पहुंच जाती है जहां वह अपने लिए काम मांगने लगती है। भैया, आप मुझे कुछ काम दे दीजिए भैया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। उसी गांव में केशव नाम का एक आदमी रहता था। वह एक बहुत अच्छा इंसान था। देखो बहन, क्या तुम खेतों में काम कर पाओगी? हाँ भैया, आप मुझे कुछ भी काम दे दीजिए, मैं कर लूंगी। तो ठीक है बहन, तुम ऐसा करो, यहाँ पर एक झोपड़ी बना लो, तुम यहीं पे रहना और खेतों का काम करना। और बहन, मुझे काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाना पड़ता है, तो मेरी माँ को भी तुम्हारा सहारा हो जाएगा। लेकिन बहन, तुम हो कहाँ से? भाई, तुम सब कुछ पूछ लो, लेकिन अभी फिलहाल ये मत पूछो कि कहाँ से हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे काम दिया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब सुप्रिया उसी गांव में रहने लगी और केशव की मदद से उसने खेतों में ही एक झोपड़ी बना ली। अब वह उस झोपड़ी में अपने बेटे और बतख के साथ रहने लगी। वह दिन भर खेत का काम करती और केशव की माँ का ध्यान भी रखा करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और देखते देखते 1 साल हो गया। अब अनिकेत भी थोड़ा बड़ा हो गया और वह छोटा सा बतख भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। एक दिन रात को सुप्रिया और अनिकेत खाना खा के सो जाते हैं और सुबह होते ही हमेशा की तरह सुप्रिया जल्दी उठकर हाथ मुंह धोकर जैसे ही कमरे में आई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने बतख ने एक सोने का अंडा दिया हुआ था। वह अंडा उठाकर हाथ में लेती है। अरे, ये तो सोने का अंडा है। तभी बतख उससे कहता है, माँ, आपने मेरी बहुत सेवा की है। माँ, मैं सोने का अंडा देने वाली जादुई बतख हूँ। मुझे पता है, आपने मुझे पालने के लिए बहुत मेहनत की है। खुद भूखे पेट सोकर मेरा पेट भरा है। और माँ, अब मेरी बारी है, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब आपका वक्त बदलने वाला है। माँ, आप ये अंडा ले जाकर बाजार में बेच दो और अपने सपने पूरे करो। यह सब सुनकर सुप्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बतख को गले लगा देती है। अब वह बतख हर रोज एक सोने का अंडा देने लगी और सुप्रिया उस अंडे को केशव को देकर
बाजार में बेचने को कहती। धीरे धीरे सुप्रिया उसी गांव में ज़मीन खरीदकर अपना एक बड़ा सा घर बना देती है। यह सब देखकर उसके गांव वाले और आस पड़ोस के लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक दिन सुप्रिया तालाब में कपड़े धोने के लिए गई थी, तो तभी सरपंच की बीवी कहती है, वाह वाह, क्या ठाठ है सुप्रिया मैडम। तुम जब इस गांव में आई थी तो एक दुखियारी बनकर आई थी और सबसे काम मांगती फिरती थी, लेकिन आज देखो क्या ठाठ बाट है कि नहीं होता मुझे तो। सुप्रिया बेचारी भोले मन से सारी बात सरपंच की बीवी राशि को बताती है। राशि जैसे ही घर गई उसने सरपंच जी को इस बारे में बताया। रतन सिर्फ सरपंच नहीं था, वह इस गांव का सबसे अमीर आदमी था। रतन और राशि बहुत ही लालची थे। वे एक दिन चुपके से रात को जाकर सुप्रिया के घर में उस बतख की चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही रतन उस बतख को पकड़ने लगता है, बतख जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहां सुप्रिया आ जाती है और रतन और राशि वहां से भाग जाते हैं। सुप्रिया के वहां आते ही वह बतख शांत हो जाता है। तब सुप्रिया उस रात उसी कमरे में सो जाती है। अब रतन हर रोज उस बतख पर नज़र रखने लगा। वह सुबह होते ही उस बतख को देखने के लिए आ जाता था और उसे खिड़की से देखता रहता था। एक सुबह ऐसे ही बतख ने अंडा दिया और सरपंच उस अंडे को उठाकर अपने घर ले गया और अपनी पत्नी राशि को दिखाया। तभी राशि कहने लगी, देखा, मैंने कहा था ना, ये एक जादुई बतख है, ये रोज सोने का अंडा देती है, ऐसा मुझे सुप्रिया ने बताया था। हाँ हाँ राशि, मैं समझ गया, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। अब ऐसा करता हूँ, इस अंडे को तिजोरी में रख देता हूँ। हाँ हाँ, इसे तिजोरी में संभाल दीजिए और कुछ दिनों बाद इसे बाजार में जाकर बेच देना और हर रोज जाकर देख लेना, शायद क्या पता हमें और ज्यादा अंडे मिल जाएं। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब ऐसा कहकर रतन उस अंडे को अपनी तिजोरी में रख देता है। तभी उस दिन सुप्रिया बतख के पास जाती है और देखती है कि बतख के पास अंडा नहीं है। वह समझ जाती है कि उसके घर में चोरी हुई है, किसी ने उसके घर से वो सोने का अंडा चुरा लिया है। लेकिन वह कुछ नहीं करती और चुप हो जाती है। अगले दिन फिर से रतन सुप्रिया के घर अंडा चोरी करने के लिए आ जाता है, लेकिन उस दिन सुप्रिया अपनी बतख के पास ही सोई थी। इस वजह से रतन को वहां चोरी करने का मौका नहीं मिला, जिस कारण वह वहां से वापस चला गया। वापस आकर उसने अंडा देखने के लिए तिजोरी खोली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो अंडा और बाकी सारा सोना, चांदी, जेवरात सब कुछ कोयला बन चुके थे। अब वह जोर से चिल्लाता है, राशि राशि, जल्दी इधर आओ, ये देखो क्या हो गया। जैसे ही राशि वहां आई तो वह तिजोरी को देखकर रोने लगी और अपनी किस्मत को कोसने लगती है और साथ ही साथ अपनी गलती का पछतावा भी करने लगती है। हाय, ये हमारे साथ क्या हो गया, हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए, ये सब हमारी लालच की वजह से हुआ है। तुम ठीक कह रही हो राशि, ये सब कुछ हमारी लालच की वजह से ही हुआ है। आज से हम दोनों कसम खाते हैं कि हम कभी भी लालच नहीं करेंगे। अब जो हुआ सो हुआ। इस जादुई अंडे ने हमें हमारे लालच के कारण सबक सिखाया है। रतन और राशि दोनों मिलकर सुप्रिया के घर पहुंच जाते हैं और उससे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं और वे दोनों सुप्रिया को बताते हैं कि आज से वे कभी भी लालच नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया, उसका बेटा और बतख बहुत ही खुशी से एक घर में रहने लगे हैं। अब सुप्रिया दिनों दिन खूब उन्नति और तरक्की करने लगती है। वह गांव के बेरोजगार लोगों को रोजगार देती है, गांव में सड़कें बनवाती है, कुएं, तालाब और नहरें बनवाती है और धीरे धीरे पूरे गांव को हरा भरा बना देती है। सीख, जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।